क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था दिखती कुछ है और चलती कुछ और है? जहां एक देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है और सबसे बड़ा खरीदार भी। जहां लाखों कंटेनर समुद्र पार करते हैं, लेकिन उनमें से हजारों कचरे के ढेर में बदल जाते हैं। और जहां प्रतिबंधों से घिरा एक देश चुपचाप अरबों डॉलर के हवाई जहाज अपनी फ्लीट में जोड़ लेता है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम परत दर परत उस सिस्टम को समझेंगे जो ऊपर से सीधा दिखता है, मगर अंदर से बेहद उलझा हुआ है। समंदर में तैरती दुनिया की अर्थव्यवस्था। दुनिया के करीब 90% ग्लोबल ट्रेड की आवाजाही समुद्र के रास्ते होती है। हर समय लाखों जहाज महासागरों में घूम रहे होते हैं। तेल टैंकर, LNG कैरियर, बल्क शिप्स और कंटेनर शिप्स। आज ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी IS की मदद से आप रियल टाइम में जहाजों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप मरीन ट्रैफिक या वेसल फाइंडर जैसी वेबसाइट खोलें, तो पूरी धरती का समुद्र टिमटिमाती लाइट से भरा दिखाई देता है। हर लाइट अरबों रुपए के माल से लदा एक जहाज। एक औसत कंटेनर शिप लगभग 4000 से 5000 कंटेनर लेकर चलती है। इन कंटेनरों में वही चीजें होती हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं: मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, फर्नीचर। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ये कंटेनर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। चीन का सरप्लस, दुनिया का असंतुलन। चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री है। 2023 में चीन का ट्रेड सरप्लस $800 बिलियन से अधिक रहा। उसने जितना आयात किया, उससे सैकड़ों अरब डॉलर ज्यादा निर्यात किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीन से जहाज भर भर कर निकलते हैं, लेकिन जब वही जहाज अमेरिका या यूरोप पहुंचते हैं, तो वहां से उतना सामान वापस नहीं आता। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था है। वह ज्यादा खरीदता है, कम बेचता है। नतीजा, अमेरिकी पोर्ट्स पर आने वाले कंटेनरों में से लगभग 60% खाली रह जाते हैं। अब आप सोचेंगे, तो उन्हें वापस भेज दिया जाता होगा? नहीं, क्योंकि एक खाली कंटेनर को वापस एशिया भेजने में लगभग $3000 का खर्च आता है, जबकि चीन में नया कंटेनर लगभग $2000 में बन जाता है। इसलिए हजारों कंटेनर अमेरिका और यूरोप के यार्ड्स में पड़े पड़े जम खाते रहते हैं। खाली कंटेनरों का क्या होता है? इनमें से कई कंटेनर सस्ती स्टोरेज में बदल दिए जाते हैं। कुछ से घर, ऑफिस और कैफे बनाए जाते हैं, और जो बेकार हो जाते हैं उन्हें पिघलाकर स्टील निकाल लिया जाता है, क्योंकि एक कंटेनर में लगभग 2 टन स्टील होता है। यानी ये सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं हैं, ये वैश्विक असंतुलन के गवाह हैं। अमेरिका, तेल का बादशाह, फिर भी आयातक। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सऊदी अरेबिया और रशिया उससे पीछे हैं, लेकिन अमेरिका आज भी भारी मात्रा में तेल आयात करता है। क्यों? एक, तेल की क्वालिटी का फर्क। अमेरिका से निकलने वाला अधिकतर तेल लाइट स्वीट क्रूड होता है, जबकि उसकी कई पुरानी रिफाइनरियां हेवी क्रूड प्रोसेस करने के लिए बनी थी। खासकर वो तेल जो पहले वेनेजुएला और मेक्सिको से आता था। नई रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी में सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश लगेगा। इसलिए अमेरिका अपना हल्का तेल ऊंचे दामों पर निर्यात कर देता है और सस्ता भारी तेल आयात कर लेता है। 2, पाइपलाइन और दूरी की समस्या। अमेरिका में तेल का बड़ा हिस्सा टेक्सास जैसे राज्यों में निकलता है, लेकिन सभी रिफाइनरियां वही नहीं हैं। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट तक पर्याप्त पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है।
कैलिफोर्निया तो लगभग एनर्जी आइलैंड बन चुका है। उसे अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। 3 जोन्स एक्ट का असर। 1920 में बना एक कानून, जोन्स एक्ट, कहता है कि अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान ले जाने वाला जहाज अमेरिकी बना हुआ और अमेरिकी क्रू वाला होना चाहिए। समस्या ये है कि अमेरिका में जहाज बनाना और चलाना बेहद महंगा है। नतीजा, टेक्सास से न्यूयॉर्क तेल ले जाना कई बार विदेशी जहाज से आयात करने से भी महंगा पड़ जाता है। यानी सिस्टम खुद अपने खिलाफ काम कर रहा है। प्रतिबंधों के बीच ईरान और बोइंग 777। अब कहानी का तीसरा अध्याय। ईरान वर्षों से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सीधे तौर पर वह अमेरिकी विमान नहीं खरीद सकता, लेकिन 2024 से 25 में अचानक उसकी एयरलाइन महान ए के पास कई बोइंग 777 दिखाई देने लगे। कैसे? रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान पहले सेकेंड हैंड मार्केट में गए, फिर शेल कंपनियों के जरिए अलग अलग देशों में रजिस्टर हुए, कुछ समय तक तीसरे देशों में पार्क रहे, फिर फ्लाइट प्लान बदलते हुए ट्रांसपोंडर ऑफ करके अंततः ईरान पहुँचे। एविएशन की दुनिया में रजिस्ट्रेशन, लीजिंग, रीसेल और फ्लैग स्टेट बदलना एक जटिल प्रक्रिया है। अगर कागजी मालिकाना बदल जाएं, तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और जब तक प्रतिबंध लागू करने वाली एजेंसियों को भनक लगती है, विमान नई फ्लीट का हिस्सा बन चुके होते हैं। यह पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था सीधी रेखा में नहीं चलती। ये समझौतों, लागत, राजनीति, लॉजिस्टिक्स और कानूनों के जाल में उलझी हुई है। कभी खाली कंटेनर जम खाते हैं, कभी तेल अपना होते हुए भी आयात करना पड़ता है, कभी प्रतिबंधों के बीच भी जहाज उड़ते रहते हैं। दुनिया सिर्फ नक्शे पर नहीं चलती, यह नियमों, फायदे और रणनीतियों के बीच चलती है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अगर आपको ऐसे गहरे और अनदेखे पहलुओं पर वीडियो पसंद है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी कहानी खोलेंगे जो दिखेगी साधारण, लेकिन होगी हैरान कर देने वाली।